संशोधन इस बार हुआ तो सारी जो ताकतें थी वो कही कि ये तो शरिया शरीयत सीधे सीधे इस्लाम पर हमला है, मुसलमान पर हमला है। ये जो आगे की राजनीति है वो देश को पीछे ले जाने वाली है, इसका प्रतिकार करना चाहिए। लोकसभा में और राज्यसभा में 14 घंटे की बहस हुई। ये जो राजनेता हैं मुसलमानों को सड़क पर ही रखना चाहते हैं। जितनी टोटल वक्फ की लैंड है उसमें 14% का। अब जब हम उन संपत्तियों को देखते हैं, इतनी मस्जिद, उसके बाद भी मुसलमानों को बाहर नमाज क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ती है? ये राजनेता आपके दिमाग में क्या डाल रहे हैं, खासतौर से मुस्लिमों के दिमाग में, कि आपके देखिए धार्मिक अधिकारों पर ये सरकार प्रतिबंध लगाना चाहती है और ये सांप्रदायिकता फैला रही है। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। देखिए, आज की जो बात होने वाली है, ये राज की बात हर्ष के साथ। इस पूरी बातचीत में किसी को हर्ष है, किसी को बहुत विषाद है। देश खुश है, देश वैसे भी उत्सव के उत्साह के माहौल में है, वातावरण में। देश में वैसे भी ये जो वक्त है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हर कोई अपने अपने जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, मजहब है, उसको लेकर खुश है। लेकिन रीति रिवाज, परंपरा, इससे इतर राजनेताओं की सत्ता की जो चाबी होती है ना, और सत्ता की चाबी पकड़े कुछ जो दलाल होते हैं, उनकी अपनी जो मंशा होती है वो कुछ अलग तरह से चलती है। और मैं क्यों कह रहा हूं, अभी भारत के संविधान के दायरे को भी कई बार तोड़ता नजर आने वाला इस देश में एक वक्फ बोर्ड काम करता है। और वैसे तो 1955 से लेकर अलग अलग कई बार संशोधन हुआ। 1995 वाला तो ड्रैकोनियन लॉ माना जाता है। 2013 में फिर से किया गया। अब संशोधन इस बार हुआ तो सारी जो ताकतें थी वो कही कि ये तो शरिया शरीयत सीधे सीधे इस्लाम पर हमला है, मुसलमान पर हमला है, कूद पड़े मैदान में। लोकसभा में और राज्यसभा में 14 घंटे की बहस हुई। आधी रात को 2-2:30 बजे जाकर दोनों पर वोटिंग हो गई। लोकसभा में भी शानदार, एक तरह से कहें कि इसके पक्ष में वोट पड़े, और राज्यसभा में भी 125 से ज्यादा ही हो गए, 128 हो गए। तो दोनों जगह मतदान भी हो गया, अच्छे से पारित भी हो गया। लेकिन अब राजनीति तो इसके आगे की है। हाँ, दरअसल राजनीति, मुझे लगता है कि जो आगे की राजनीति है वो देश को पीछे ले जाने वाली है, इसका प्रतिकार करना चाहिए। वक्फ को लेकर सबसे पहले जिस तरीके से देश को अंधेरे में रखा जा रहा है, पहले आपने मुसलमानों के बीच में ये भ्रांति फैलाने की कोशिश की कि भाई ये आपके धर्म, आपकी धार्मिक गतिविधियों, आपकी परंपराओं पर एक ऐसा प्रहार है जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार करना चाहती है। तो इस चर्चा में आगे बढ़ें तो ये जो तमाम बयानवीर हैं और जो कुछ वक्फ माफिया हैं, कुछ भू माफिया हैं, और जिनके साथ में तमाम पार्टियों के राजनेताओं के संबंध हैं, जिनको ऐसा लगता है कि इनके हाथ में चाबी देकर अपने वोट साधे जाते रहें, वो जो परंपरा आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो वाकई गरीब मुसलमान है, जो आम मुसलमान है, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि अगर यूं कहूं तो उसकी सेहत अच्छी हो रही है। एक छोटा सा आंकड़ा आप समझ लीजिए कि 12,000 करोड़ रुपए 2006 में सच्चर कमेटी ने बताया था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी का अगर नियमितीकरण किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होनी चाहिए। अभी चल रहा है 2025 और 2025 में 200 करोड़ रुपए की भी आमदनी नहीं हो रही है। तो आखिर ये वक्त का पैसा कहां जा रहा है? बाकी जो हर्षवर्धन ने बात की, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनीति कैसे हो रही है और राजनीतिक दलों ने कैसे जब अपने बयान किए, तो बयानों की अगर हम हर्षवर्धन बात करें तो सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात, वैसे मैं जीत हार से इसको नहीं जोड़ता। कई बार क्या होता है कि नंबर आपके पक्ष में होते हैं, लेकिन तर्क आपके इतने प्रभावशाली होते हैं कि आप उसकी वजह से जनता के दिलो दिमाग में जगह बनाते हैं। तर्क भोथरे थे, खोखले थे विपक्ष के पास। जो भी वक्त के मौजूदा कानून का समर्थन कर रहे थे, संशोधन का विरोध कर रहे थे, उनके पास मानवता के लिए, मुसलमानों के लिए, वक्फ के लिए कैसे खतरनाक है, ये कोई तर्क नहीं था। बातें इस तरीके की हो रही थी। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी तो इस पर चर्चा करने भी नहीं आए। इतना महत्वपूर्ण था, आप सोच लीजिए। ये नहीं, नेता प्रतिपक्ष नहीं आए। और जो वायनाड में 2 सांसद हैं और रायबरेली में 2 सांसद हैं, तो जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो तो सदन में ही नहीं गई। और कमाल की बात ये कि एक्स पर लिखकर और सोनिया गांधी के हवाले से बताकर कि मुसलमानों के लिए बड़ा खतरनाक है, हम इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, और ये भी ऐलान कर दिया कि हम अदालत में भी जा रहे हैं। तो किसी भी तरह से मुसलमान शांति से न बैठे, मुसलमान सड़क पर रहे,
मुसलमान लड़ता झगड़ता रहे, मुसलमान इस स्थिति में आ जाए कि वो और उसकी मुश्किलें बढ़े, कांग्रेस को किसी तरह सत्ता मिले। और ये लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि सोचिए लालू जी धूप में पटना में गए थे जब वक्फ के समर्थन में रैली थी कि वक्फ बना रहे, संशोधन ना हो। अब उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन खराब तबीयत में भी वो एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि मैं अगर अकेला भी होता ना तो अकेला भारी था। अरे मल्ल युद्ध थोड़ी लड़ना था, लाठी थोड़ी चलानी थी कि बढ़िया लाठी चलाते हो तो 10-20-50 लोग मार गिरा दो। संसद है, वहां पर जो सांसद चुनकर आए हैं, जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं और जिनको पार्टियां भेजती हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा, उनकी संख्या से तय होता है। और जो आपने कहा ना उसको मैं थोड़ा सा और पॉइंट आउट करना जरूरी समझता हूं। भाई कमाल की बात ये 14% जमीनों पर मस्जिद है, जितनी टोटल वक्फ की लैंड है उसमें 14% पर। अब जब हम उन संपत्तियों को देखते हैं, इतनी मस्जिद, उसके बाद भी मुसलमानों को बाहर नमाज क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ती है? कारण जानते हैं क्या है? ये जो राजनेता हैं मुसलमानों को सड़क पर ही रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो जब तक सड़क पे रहेंगे वहां से उनकी सत्ता का रास्ता तैयार होता है, इसीलिए उनको बार बार गुमराह किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए ना, इन जो वक्फ पे काबिज कौन है? वही कुछ मठाधीश हैं गिने चुने जो बार बार इधर से उधर होते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। सत्ता पोषित मुसलमान वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके अमीर हैं, मालामाल हैं, मौज कर रहे हैं। और जिसको कहा जाता है कि अल्लाह के लिए औकाफ कर दिया, वक्फ कर दिया, तो भैया वक्फ करके फायदा क्या हुआ जब एक भी मुसलमान गरीब, गुरबा, यतीम, अनाथ किसी को उसका लाभ नहीं मिल रहा है? और ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया तुम अस्पताल चलाओ ना, कौन रोक रहा है? सही बात है। अनाथालय चलाओ ना, कौन रोक रहा है? विधवाओं के लिए कुछ योजना लाओ ना, कौन रोक रहा है? बच्चों को पढ़ाने के लिए योजना लाओ ना, कौन रोक रहा है? अपने समाज की बेहतरी का कुछ काम करो ना, कौन रोक रहा है? लेकिन इन्हें ये सब कुछ नहीं करना है। क्या अल्लाह अपने लिए दी गई जमीन को सिर्फ ऐसे खाली पड़ी रहे? और कई बार ये लगता है, ये साजिश के तौर पर कहा जाता है लेकिन ये सच भी लगता है कि वक्फ के नाम पर भारत की जमीन को कट्टर इस्लामिक ताकतों के द्वारा कब्जा करने की ये सोची समझी नीति है। और जो किरेन रिजिजू ने बताया कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली में, लुटियन दिल्ली में, वो तैयारी थी पूरी दे देने की, सब कुछ पारित कर दिया था अगर ये सरकार नहीं आती चला जाता। और वक्फ कौन सा है वक्फ भैया? कि आपने दावा कर दिया संसद पर भी, आपने दावा कर दिया हवाई अड्डे पर भी, आपने दावा कर दिया किसी होटल पर भी, और तो और आपने दावा कर दिया मुकेश अंबानी के घर पर भी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वक्फ लोगों को डराने, धमकाने, वसूली, ब्लैकमेलिंग करने का धंधा। और मैं फिर कह रहा हूं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी चीज पर स्पष्टता विषय की हो। मेरा ये मानना है कि भारत जैसे देश में वक्फ बोर्ड की कोई जरूरत है ही नहीं। किसी इस्लामिक कंट्री में वक्फ की कोई प्रावधान नहीं, कोई किसी भी ऐसे इस्लामिक कंट्री में वक्फ का प्रावधान नहीं, तो यहां वक्फ बोर्ड क्यों होना चाहिए? और मैं तो ये भी कहता हूं कि जब तक ये आप बनाए रखेंगे, मुसलमान को एक दूसरा अदर पर्सन बनाए रखेंगे, तब तक ये संकट बड़ा होता रहेगा। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों से ज्यादा ये मुसलमानों की चिंता का विषय होना चाहिए कि उनको अदर पर्सन बनाकर ये पार्टियां रख रही। हाँ नहीं, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि स्टैच्यूटरी बॉडी कहते किसको है? वैधानिक निकाय क्या होता है? वैधानिक निकाय वो होता है जिसमें सरकार कुछ प्रतिनिधि नियुक्त करती है। वो प्रतिनिधि जो है उस बोर्ड या जो भी स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, जैसे वक्फ बोर्ड स्टैच्यूटरी बॉडी है, फिर मैं कह रहा हूं ये रिलीजियस बॉडी नहीं है। इस बात को बार बार स्पष्ट किया जाना चाहिए। और ये बात मुझे लगता है कि जब गृह एवं सहकारिता मंत्री सदन में बार बार बता रहे थे, इस बात को बिल्कुल उन्होंने साफ तरीके से कहा। और वो लोग का काम क्या होता है? मुतवल्ली क्या उसका मालिक हो जाता है? नहीं। प्रधानमंत्री अगर देश के बने हैं नरेंद्र मोदी, या उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो वो इस देश की जनता के लिए फैसले लेते थे, लेकिन पूरे देश के मालिक नहीं हो जाते थे, मालिकाना हक नहीं होता था। यहां पर मुतवल्ली के पास ऐसा मालिकाना हक हो गया, और तो और जाने दीजिए, जिस जो प्रॉपर्टी उसके पास है वो तो है, पता चला कि जो है वो गोपालगंज है, गोपालपुर है बिहार में, पूरा गांव का गांव जो है वो उस पर दावा ठोक दिया। तमिलनाडु का एक गांव है तिरुचनवेली, वहां पर पूरा का पूरा गांव ठोक दिया। नारकुलम में एक चर्च है, पूरा गांव ईसाइयों का, वो ठोक दिया। अब ऐसे तो आप सोचिए कि अराजकतावादी सोच किस तरीके का मतभेद पैदा हो रहा है। और बार बार ये राजनेता आपके दिमाग में क्या डाल रहे हैं, खासतौर से मुस्लिमों के दिमाग में, कि आपके देखिए धार्मिक अधिकारों पर यह सरकार प्रतिबंध लगाना चाहती है और ये सांप्रदायिकता फैला रही। नहीं, सांप्रदायिकता ये है कि वो दूसरे हैं। जो बात हर्षवर्धन ने कही, इस बात को मर्म समझिए।
आरिफ मोहम्मद खान ने जो बात कही थी, हर्षवर्धन, हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि जब शाह बानो प्रकरण हुआ तो उस समय जो सरकार में लोग थे, चाहे एसपी चव्हाण या दूसरे लोग थे, इन लोग का ये जानते हैं क्या कहना था कि वो उनका मामला है। अब ये जो उनका मामला था, उसके बाद वो मामला कहां तक पहुंच गया, उनका कैसे है? इस देश के संविधान के तहत सबका मामला है। और अगर ये सोचा जाए, फिर मैं कह रहा हूं, पूजा, इबादत, आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं वो आपकी अपनी परंपरा हो सकती है, पद्धति आपकी अलग हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली चीजें हो, तो ये संविधान किसी को इजाजत देता ही नहीं है। राष्ट्र जमीन पर कब्जा कैसे रिलीजियस मामला हो सकता है? बिल्कुल। अभी जो केरल की चर्च एसोसिएशन ने जाकर बात की, जिसको जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, तो कहीं वही कारण तो नहीं था कि वायनाड की सांसद गायब ही हो गई? वो ईसाइयों को कहेंगे देखो हम तो वोटिंग ही नहीं किए, भाई और माँ एक्स पर लिख कर कह रहे हैं कि हम तो बड़े बहादुर हैं, तो ये भी मुसलमानों को समझना चाहिए। और अभी वो जाकर अदालत में इसलिए जा रहे हैं कि थोड़ा हल्ला हंगामा होता रहे, इस पर चीजें होती रहे। और जरा सोचिए आप कि वक्फ के काम करने का तरीका ये कि जो उनकी बॉडीज हैं, अभी जो ये अजमेर की दरगाह के सज्जादा नशीन है वो दीवान साहब उन्होंने कुछ कहा, तो इमरान मसूद ने जानते हैं क्या कहा? इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी की दलाली बंद कर दे। अच्छा, ये कौन कह रहा है? अतीक? अच्छा, इमरान मसूद सहारनपुर। वो नहीं, अच्छा, वो उनका तो अभी आप बताएंगे जी, ठीक है, जी, लेकिन इमरान मसूद सहारनपुर वाले कह रहे हैं बीजेपी की दलाली बंद कर दे। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी रिफॉर्म की, किसी सुधार की, किसी बेहतरी की बात करता है, पारदर्शिता की बात करता है, तो उसको तुरंत ही कहते हैं कि बीजेपी का दलाल हो गया। सवाल यहाँ यह है कि क्या अभी तक जितने मुसलमान थे वो कांग्रेस के दलाल थे क्या, जो कांग्रेस के पक्ष में बात करते थे? और ये जो अदर पर्सन बना के काम हो रहा है, सोचिए जरा, उनको मत छुओ क्योंकि उनके मामलों में हम दखल नहीं देंगे। अच्छा, तो क्यों हिंदू धर्म में दखल देते हो भाई? क्यों दखल देते हो? या तो फिर देश में ऐसा कानून अपने हिसाब से चले। और जब हम कहते हैं कि संविधान से चलते हैं, तो संविधान से चलते हैं तो शरिया कहां से आ गई? हमने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को सुना, वो करें इनके शरिया के खिलाफ। अरे भाई, शरिया के आधार पर कुछ तय होगा क्या? ये देश शरिया से चलता है क्या? मुझे लगता है कि ये सारे मसले, और लोकसभा और राज्यसभा में जो बहस हुई है ना, कमाल की बहस हुई है। 2 पॉइंट उसमें, और वो लोग आप लोग भी जाकर सुनिए। बहस में गौरव गोगोई उपनेता है, उन्होंने शुरू किया, एक लाइन बोली, गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है, यही तो असली सेकुलरिज्म है। यानी हिंदू जमीन दे दे तो भैया सेकुलरिज्म, और हिंदू अगर वक्फ बोर्ड में आ जाए तो कम्युनल। नहीं, और तो और जाने दिया, जो बात इसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने कही वो अपने आप में सुनने लायक था कि मतलब हिंदू का दान तो स्वीकार है, लेकिन हिंदू की प्रार्थना स्वीकार नहीं है। किरण रिजिजू अल्पसंख्यक हैं, अगर वो वहां पर मक्का गए हैं तो उनको वहां पर इबादत भी उनकी स्वीकार नहीं होगी। तो कुल मिलाकर देखिए, ये जो धार्मिक, मैं फिर कह रहा हूं, जो धार्मिक आपके जो मत है, जो मजहबी आपकी जो परंपराएं हैं, उसमें कहीं किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है, ये मैं मानता हूं। आप अपने तरीके से करिए, जब तक आप दूसरे का। ये गृह मंत्री ने स्पष्ट किया, बहुत स्पष्ट किया है कि आपकी किसी मस्जिद की नमाज की जो भी, उसमें कहीं कोई दखल नहीं होने वाला। ये बहुत बार बार साफ, और ये वही वाला फ्रॉड है जो सीए के समय कहा गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपको गैस चैम्बर में बंद कर दिया जाएगा, आपको ऐसे डिटेंशन सेंटर बना दिए जाएंगे। कितना फर्जीवाड़ा फैलाया गया था, और मुस्लिमों को सड़क पर खड़ा कर दिया गया। वही तैयारी इस बार भी है, लेकिन चूंकि इस बार सरकार इतने ज्यादा लोगों से आउटरीच कर चुकी है, इतने संगठन आ चुके हैं, इतने लोगों से बातचीत कर चुके, कई अल्पसंख्यक बोर्ड खुद कह रहे हैं, कई वक्फ बोर्ड खुद कह रहे हैं कि भैया ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, बहुत घपला घोटाला है। और लालू प्रसाद यादव ने तो खुद 2013 में कहा था। और तो और जो लोग आज इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं, वो भी लगातार ये कहते रहे कि वक्फ पर तो फलाना का कब्जा है, ढमाका कब्जा है। तो भाई, कब्जा कैसे हटेगा? कब्जा तो तब हटेगा जब इसमें संशोधन होगा। और जो वक्फ बाय यूजर हटा है ना, वो सबसे जरूरी है जानना। ठीक है। यानी कुछ मुसलमान किसी एक खाली जगह पर कुछ समय के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर, कुछ मुसलमान किसी एक खाली जगह पर कुछ समय के लिए अपना कोई मुस्लिम आयोजन करना शुरू कर दे, कुछ मुसलमान किसी एक खाली जगह पर यूं ही जाकर रोज बैठने लगे, नमाज 1 टाइम की पढ़े, 2 टाइम की पढ़े, 5 टाइम की पढ़े। कुछ समय बाद वो वक्फ बाई यूजर हो गया। यानी चूंकि अल्लाह की इबादत का काम हो रहा है, अल्लाह से जुड़ा काम हो रहा है, इसलिए उस जमीन को आप उसी वक्फ में मान लेंगे। अब वक्फ बाई यूजर हटा तो क्या हुआ? अब जब तक कोई खुद नहीं करेगा, यानी
कोई मुसलमान, वो कम से कम 5 साल का प्रैक्टिशनर हो, वो जब तक नहीं कहेगा, और जब दान देगा तो क्या होगा, तब उसको जमीन के कागज दिखाने पड़ेंगे, तब उसको ये बताना पड़ेगा कि कैसे है। तो ये जो वक्फ बाय यूजर हटा है, ये बड़ा कमाल का है। हाँ नहीं, इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात आप देखिए ना कि कितनी इसमें एक तरीके से विसंगति थी। मतलब महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं। नहीं थी, बिल्कुल। अब महिलाओं की स्थिति यह है कि पता चला कि सपोज करिए हर्षवर्धन हैं या राजकिशोर हैं, उनको अपने घर में अपने पत्नी और बच्चों के लिए कुछ है या नहीं, वो अपनी पूरी जायदाद दान दे सकते दान हैं। दे सकते अब वो सड़क पर आ जाएं। मतलब कुल मिला के इसका भी यहाँ प्रावधान किया गया। और दूसरी बात है कि उनको भी पसमानदा यानी जो पिछड़े मुसलमान हैं, दलित मुसलमान हैं, उनकी भी भागीदारी के लिए प्रावधान किया गया। आप देखिए कितना डिस्क्रिमिनेशन करता था ये पूरा, तो उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन राजेश्वर, यहाँ मैं जोड़ूं, ये डिस्क्रिमिनेशन है, मुसलमान पिछड़ा है, मुसलमान बहुत नीचे है, सच्चर कमेटी बता चुकी है, मुसलमानों का बुरा हाल है, भैया हमको दे दो, आरक्षण देना है। कमाल की बात यह है कि अखिलेश जी ने सदन में बोलते हुए क्या कहा? अखिलेश जी ने कहा, इस्लाम में भाईचारा है अध्यक्ष महोदय। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि मुसलमानों में विभाजन करा दें, लेकिन मुसलमानों में विभाजन नहीं होगा, उनमें तो भाईचारा है, पीडीए विभाजन करेगा। इस वक्फ की डिबेट ने इस देश को बहुत कुछ बता दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस्लाम में यानी मुसलमान नहीं बंटना चाहिए वोट के तौर पर, वहां भाईचारा है, हिंदुओं में भाईचारा नहीं है। हिंदुओं में हम क्या करेंगे? इत्र की सुगंध और गौशाला की दुर्गंध। पता नहीं गौपालक समाज, गौवंश को माता मानने वाला समाज, यदुवंशी समाज, वो अखिलेश यादव को कैसे अपना नेता मानेगा, ये सवाल है। और सवाल ये भी है कि अगर वो हिंदुओं में ही बांटना चाहते हैं, मुसलमान को एक रखना चाहते हैं, तो ये भी राजनीति वक्त पर डिबेट के बहाने समझ में आई। नहीं, एक चीज आप समझिए, जो बांटने या जो जोड़ने की बात हो रही है, अगर आप अपने सिर्फ राजनीतिक हित के लिए कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। और एक बात जो आपने अच्छा किया, अखिलेश को ले आया, तो मैं अखिलेश पे एक चर्चा और भी जरूर यहां करना चाहूंगा। सदन में उनकी चिंता क्या थी कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, वक्फ में कैसे सरकार, मैं वही कह रहा हूं कि आप आरोप लगा रहे हैं, सदन में चर्चा हो रही है, तो आप कम से कम क्लॉज बाय क्लॉज बताइए ना कि इस क्लॉज के तहत, इस संशोधन के तहत ये समस्या हुई है, यहां पर इस तरीके से मुसलमानों के साथ में एक अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बताइए आपकी चिंता क्या है कि आप कैसी पार्टी है, आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, ले लिया सूद समेत कि भैया 25 साल तक बने रहो। इस पे तो कुछ वो वाला हो गया ना, तो सोचे कि चलो ठीक है, मतलब क्रिकेट में उस भाषा में समझें तो कई बार सीधा मुंह पे बॉल मारने की कोशिश होती है। बीमर अब अच्छा जो बल्लेबाज है उसने होंक दिया, वही बॉल लग गई सामने वाले बल्लेबाज गेंदबाज के नहीं, उस पर नो बॉल एक और मिल गई, मतलब एक बॉल मिली, फ्री हिट मिल गई, उस फ्री हिट मिल गई और मुंह टूटा अलग। तो ये मुंह टूटने जैसा है, जिसके घर परिवार में ही अध्यक्षी तय होती हो, वो उस भारतीय जनता पार्टी पर कह रहा हो। ठीक है, हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होता हुआ नहीं दिखा, इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन होता है, लेकिन सारे लोग सिलेक्शन करते हैं तो नीचे से तो वो प्रक्रिया चलती है ना, जिले का अध्यक्ष बनता है, प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, फिर जाकर वो बनते हैं। 50% राज्यों में होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि वो सब मिल बैठ कर तय कर लेते हैं, लेकिन वो जो अमित शाह ने जवाब दिया कि हमको तो 12 करोड़ की पार्टी है, प्रक्रिया के तहत करना है, आपको तो 5 और सबसे बढ़िया अंदाज ये लगा, जाओ 25 साल के लिए अध्यक्ष तुमको बनाए, जाओ। तो मतलब बने ही अमित शाह ने जिस अंदाज में बना वो वही था कि बॉल फेंकी और धाड़ से अपने मुंह पे आग लगी और इसको कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। हाँ, मुंह तोड़ जवाब, एकदम मुंह तोड़ जवाब। लेकिन यहाँ पर एक बात ये देखिए ना, इनकी चिंता वाकई कितनी है मुसलमानों के प्रति, और कैसे ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म की जो बात हो रही, मतलब पीडीए के तहत आप जातियों में हिंदू समाज को तो विभक्त कर दें क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट नहीं करता है, लेकिन मुसलमान ना टूटने पाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम जो सेकुलरिज्म के अलम बरदार हैं आपस में कंपटीशन मचा पड़ा हुआ है। और जो बात कही हर्षवर्धन ने, एक बात तो यार हर्षवर्धन इस पर बात कर माननी पड़ेगी, ऐसा माना जा रहा था कि मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल होगा ये थोड़ा सा दब कर रहेंगे, झुक कर रहेंगे, लेकिन यहाँ तो जिस तरीके से ये बिल पारित हुआ है और जो हौसले और जो तमाम चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि मतलब जख्मी शेर नहीं होता जैसे, और उनको मालूम था कि ये लाना ही है और लाए। देखिए, इस पर मैं एक बात कहूँगा, मैं मतलब ये 240 के नंबर से मोदी को मत आके, मोदी की अपनी एक शैली है, अमित शाह की अपनी एक शैली है, लेकिन उस सब से इतर इस देश का मानस जो बदला है ना, उसने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, फलाना ढमाका सबको यहां लाकर खड़ा किया। वरना यही लोग अभी ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते कि हमको लगता कि ये तो
मतलब जिसको कहते हैं ना कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और अखिलेश यादव को भी मात करते हैं। ठीक बात है। क्योंकि देश का मानस ऐसा है, चंद्रबाबू नायडू को भी पता है कि वाईएसआरसीपी को हराकर जिस तरह से उनकी सत्ता आई है, भले ही वो जीते हैं, उन्हीं की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का बड़ा मतलब है। नहीं, पवन कल्याण इसलिए वो पवन सियासत कर रहे कल्याण हैं। वही सियासत कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो राजनीति है, अब वो राजनीति देश की उस तरफ चल रही है। ये जो महाकुंभ में भीड़ दिखी थी, ये भीड़ भल नहीं थी, ये देश के जनमानस की भावनाओं का ज्वार था जो संख्या के तौर पर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब 240 नंबर की बात करते हैं, 303 नंबर की बात करते हैं, और देश में एक बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि गलती कर दी, ठीक है, उत्तर प्रदेश अगर सही रहा होता, सिर्फ उत्तर प्रदेश में संख्या ठीक रही होती तो अब ये बात हम कर ही नहीं होते, लेकिन उत्तर प्रदेश में 33 रह गए। अब वो गलती क्या हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में समझे, लेकिन वो एक गलती थी। उसके अलावा सोचिए, हरियाणा जीत लेते हैं, महाराष्ट्र जीत लेते हैं, दिल्ली जीत लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि देश का मानस मोदी के साथ है, और ये जो देश का मानस मोदी के साथ है, तो फिर मोदी काहे को कमजोर रहेगा। नहीं, मोदी जो तो आपने जानते कहा, हैं। जो बात आपने कही, ये जो नतीजे उसी की पुष्टि करते हैं। उसी उत्तर प्रदेश ने उपचुनाव में बीजेपी को किस तरीके से समर्थन दिया, बिल्कुल। और उसी महाराष्ट्र में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत के साथ आई, जीत कर उसी हरियाणा में वो जीत कर आती है। सिर्फ आप झारखंड का अपवाद छोड़ दीजिए, सब जगह उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर तक भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। कहने का बात यह है कि मतलब जो जिस तरीके की राजनीति चल रही थी, जिस तरीके का नैरेटिव बनाया जाता है। अच्छा, अब जेडीयू और अगर हम टीडीपी पे भी थोड़ी चर्चा कर लें, नहीं, बिहार पे ही पहले करते हैं। पहले बिहार पे कर बिहार लेते हैं। जरूरी है, बिहार का चुनाव भी अभी है, तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। तो नीतीश को लेकर जो है बातें चल रही है कि वहां पर इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो इस्तीफे दे रहे हैं अब तक 17 गिनाए गए हैं। मैंने उसको देखना शुरू किया तो उसमें से 17 में से तो 6-7 तो पदों पर थे, हाँ, और वो भी पद ऐसे थे कि कोई मतलब किसी विधान परिषद में नहीं थे, हाँ, विधानसभा में नहीं थे, किसी लोकसभा में प्रकोष्ठ नहीं थे, किसी प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ में, के थे। किसी जगह पे वो कोई बिल्कुल बड़ा नेता नहीं प्रभावी आया, थे। बड़ा नेता नहीं था। लेकिन अब चुनाव से पहले माहौल बनाना शुरू कर दिया, टिकट के पहले हाँ। ये सारी चीजें शुरू हो गई, तो इसको चुनाव से पहले की कवायद मानकर चलिए। अच्छा, एक बात और समझिए, नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों को भी पता है कि जिस समय नरेंद्र मोदी का विरोध कर कर वो एनडीए से बाहर निकल कर आए थे, और 2014 में जब अकेले चुनाव लड़े थे तो कुल 2 सीटें मिली थी, और 2 सीटें तभी उनको मिलती रह गई थी क्योंकि आरजेडी के पास में सारा एमवाई समीकरण पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया था, यानी मुस्लिम नहीं गया था। तो उनको भी पता है कि उनका जो असली ताकत है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का वोट है, ईबीसी है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि मतलब नीतीश कुमार को नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी पसमानदा वर्ग एक बड़ा आता है। नीतीश कुमार की छवि इस तरीके से सेकुलर वहां पर मानी जाती थी, और भाजपा के साथ जब जुड़ते हैं तो उसका फायदा जरूर होता है, लेकिन मुसलमानों के नेता वहां पर आरजेडी ही है। ये भ्रम पहले खत्म कीजिए। हाँ, नीतीश से ज्यादा मुसलमानों को कुछ नहीं किया है। पटना आप जाइए, अरबी फारसी की जो संस्थान की बिल्डिंग है वो सबसे ऊंची बिल्डिंग है पटना की, सबसे ऊंची बिल्डिंग से आपको दिखेगी लहराती हुई। सबसे ज्यादा काम किया है मुसलमानों के लिए, लेकिन उसके बावजूद जब मुसलमान को वोट देना होता है तो वो देता है लालू प्रसाद यादव को, वो देता है कांग्रेस पार्टी को, वो देता है माले वालों को, लेकिन इनको नहीं देता है। इनको बमुश्किल 10 से 15% मुसलमान देता है, और वो आज भी देगा। वो मुसलमान तो वही बात हुई 8 से 9%, अटल जी को भी देता था 8 से 9%, मोदी जी को भी देता है। ठीक बात है। इससे ज्यादा मुसलमान न दे रहा है न देगा, और इससे इनका कोई नुकसान हो जाएगा मुझे नहीं लगता। हाँ, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव बीमार होते हुए भी एकदम तबीयत खराब हो गई है उनकी, ये जैसे ही वक्फ पारित हुआ उसके बाद खबरें आई, वो उसका एक कहते हैं ना प्रतिक्रिया वाला परिणाम देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि बिहार में सारे समीकरण ध्वस्त हो जाए। इस बार थोड़ा नजर रखने की बात होगी। नहीं, उनका तो स्थापित है, उनका तो कंपटीशन कन्हैया और पप्पू यादव चल रहा है ना, करें क्या। अब वो चूंकि अब वो बेचारे बुजुर्गवार हैं और तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन वहां पर वो एक तो पप्पू यादव और दूसरी को रणनीति बनानी इसको नहीं आती है। लालू जी जैसा तो कुल मिला के वो तो 25 साल जैसा कहा था, जैसे अखिलेश यादव बने रह सकते हैं 25 साल, वैसे 50 साल तेजस्वी यादव बने रह सकते हैं। उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कैसी पार्टी अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। एक वक्त के बहाने कितनी चीजें सामने आ रही, नहीं खुलकर आ रही है सामने। 25 साल अध्यक्ष बन जाओ, नहीं हम होते अकेला में रहता सदन में तो इसे न होने देता लालू प्रसाद यादव। ये मतलब एक से एक बयान। अच्छा, एक और मुझे नहीं, मैं बीच में रोकूंगा, आपके शहर जरूर जाऊंगा मैं। नहीं, बिल्कुल जाना पड़ेगा मुझे, इसलिए जाना पड़ेगा। चलिए, कुछ लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा शानदार जो सस्ता शायर, अतीक जिसके बाप थे, अतीक अहमद जैसा दुर्दांत व्यभिचारी जिसके साथ जिसका जो हश्र हुआ, उसको उस हश्र को प्राप्त हुआ, मुझे उस पर नहीं जाना, लेकिन उनको अपना बाप बताने वाला, उसके जैसा
कोई नहीं होगा इस तरीके की शायरी करने वाला, वो अगर वक्त के समर्थन में आता है और ऐसे तराने गाता है तो आप ठीक है, कुछ लोग को हो सकता है अच्छा लग जाए। अच्छा तो बैरिस्टर भी बहुत बोलते हैं, सस्ता शायर और बैरिस्टर एक साथ ही खड़े होते हैं, लेकिन इसके पीछे आप वो देखिए ना, मर्म क्या, ये लोग हैं कौन, किसको बाप बना लेते हैं, तो देखिए ना। और वक्त की प्रॉपर्टी पे कब्जा सबसे ज्यादा हैदराबाद में किसने करके रखा हुआ है? अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, अतीक ने भी वक्फ की प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रखा था, वो खबरें वहां से निकल के आ रही हैं। और जो इमरान प्रतापगढ़ी काला कपड़ा पहन के और रिजेक्ट वक्फ लेकर आए थे, तो सब कह रहे हैं कि यही तो हम भी कह रहे हैं, वक्फ होना ही नहीं चाहिए, कम पढ़ाई लिखाई, रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट आना चाहिए था, लेकिन वो रिजेक्ट वक्फ कर दिए थे। और काला कपड़ा पहन के हर चीज में आ जाना, ये भी बड़ा खतरनाक है भैया। ये मतलब आईएएस अंदर का काला नहीं है, आईएएस वाला मसला, अंदर का काला है। अब तो ये खतरनाक है ना देश के लिए। और वो कई तो बार इस खतरनाक तरह है। की जब चर्चा होती है तो उसमें लगता है कि क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी के ये दिन आ गए, इसी तरह के लोग उनको डिफेंड करेंगे और उसका लोग कहेंगे नहीं नहीं भाषण बड़ा अच्छा कर दिया। कमाल की बात ये भी रही, विपक्ष की तरफ से तर्क तथ्य बहुत कम दिए गए। नहीं, इसमें देखिए अगर बहस की इमोशनल भड़काने की कोशिश, सिर्फ मुसलमानों को ये कहना कि कूद जाओ, लड़ जाओ, एकदम जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि जाओ फर पर, तो वही वाला हाल है उनको। अब राम गोपाल जी कह रहे हैं कि अब बताइए, संभल में वो पिस्तौल लेकर घूम रहा था। अरे भाई, संभल में इतनी शांति से नमाज होली सब हो गई, आप फिर भी ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा, हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। मतलब विचित्र विचित्र किस्म की बातें कर रहे हैं। उनकी बातें सुनिए तो लगता है कि जैसे बदहवास जैसे, बिल्कुल बदहवास। क्योंकि है क्या कि उनको लग रहा था कि इसके बहाने वो तमाम मुद्दे बनाएंगे। पर यहाँ एक चीज आप समझिए कि मुसलमानों में एक बड़ा फिरका, बड़ा वर्ग, वो इसके समर्थन में खुलकर आया। ऐसा माना जा रहा था कि वो जो है पूरी तरीके से सड़कों पर आ जाएंगे। एक बात आप देखिए, सीएए पर इन्होंने आह्वान किया। अच्छा देखिए, सबसे ज्यादा महिला विरोधी बिल, इनके महिला विरोधी सोच है, लेकिन महिलाओं को आगे करके सीए पर लाए, इस पे भी जंतर मंत्र तक ही लेकर आए। अच्छा, पूरे देश में इसलिए नहीं हो पा रहा कि सुरक्षा चाक चौबंद है, उससे ज्यादा क्या है कि आम मुसलमानों को भी ये समझ में आ रहा है कि उनके हितों का इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ भू माफिया, कुछ वक्फ माफिया हैं जो अपनी रियासत, जिससे उनकी सियासत चलती है, वो बचाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब चर्चा हुई तो इस चर्चा में एक बात तो माननी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस देखिए मोदी का, विदेश चला गया भाई, विदेश चले गया। मतलब वो थाईलैंड जा गए और श्रीलंका गए और मोटा भाई थे। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। और वो एक परिवार के नहीं है, ठीक बात, एक परिवार के नहीं है, उस पार्टी की प्रक्रिया आप सोचिए। और उसके बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों से आराम से बिल पारित होता है। शाह ने अखिलेश का तो मुंहतोड़ जवाब दिया ही अध्यक्ष वाले मसले पर। दिग्विजय सिंह बोल गए, कहा कि वो गुजरात दंगों के समय आप कहाँ थे, ये सब तो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कम से कम थोड़ा तो आपके दिलो दिमाग में हर वक्त मैं ही छाया रहता हूँ। हुआ है अमित शाह का। उस वक्त तो मैं गृह मंत्री था ही नहीं, 16 महीने बाद। सच ये है कि गुजरात दंगों के 1-1.5 साल बाद वो गृह मंत्री बने, उस वक्त तो थे ही नहीं। तो सवाल ये है कि क्या इस देश को कौन कौन सी घुट्टी पिलाई गई, कौन कौन सा झूठ बोला गया, किस किस तरह से झूठ बोला गया, ये भी सब सामने आया। और कमाल की बात यह है कि अमित शाह जितनी बार खड़े हुए या जितनी बार बोले, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। और एक और बड़ा रोचक था, वाइको को हिंदी आ गई, वो तो नहीं वो मैं मतलब इस पे कह रहा हूं ना कि बार बार वो एक कुतर्क जैसा आया, संख्या बल के आधार पर बिल पारित करा लिया गया। अब हम तो सदन की कवरेज नहीं किए हैं उस तरह से, लेकिन आप तो लंबे समय तक राजकिशोर लोकसभा कवर करते रहे। 4 सरकारों में तो पूरा किया है। तो सवाल ये कि ये बिना संख्या के कौन सा पारित होता है? नहीं, मैं तो एक और दूसरी बात कह रहा हूं, लोकतंत्र तो संख्या से ही पारित होता है। नहीं, वो है। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भैया कई बार क्या होता है कि आप संख्या से बिल आप पारित करा ले जाते हैं, लेकिन कम से कम जब बातें आप वहां पर रख रहे होते हैं तो वो तो कम से कम थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए लोगों को। जो बात आपने कही हर्षवर्धन कि भाई आप तो तर्क तथ्य किसी भी तरीके से पूरी तरीके से दौड़ते हैं। अच्छा, एक ड्रैकोनियन लॉ, जो कानून पूरी तरीके से किसी भी समाज के लिए घातक है, उसके समर्थन में आप आ कैसे सकते थे? लेकिन चूंकि आपको राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करनी थी, इसलिए इसके लिए आप इसके समर्थन में आते रहे। और भाई अभी तक इससे पहले जब टाडा या पोटा हटा के फिर यूएपीए लाना पड़ा था, तो क्या संख्या बल नहीं था? क्या था? किस तरीके से आई थी चीजें? और न्यूक्लियर डील के समय में जब 1, 2, 3 किया करार मनमोहन सिंह ने, से अटल जी की सरकार गिर गई संख्या बल पे, उनके सामने तो कोई तर्क भी नहीं थे। और मुख्यमंत्री रहते वो आदमी ये गिरधर गमांग जो है मुख्यमंत्री रहते हुए वोट किया था। ये लोग बात कर रहे हैं संख्या बल की। ये नैतिकता और संख्या और जितनी भी चीजें हैं वो सब सामने आती हैं। और
एक बात पर चर्चा थोड़ा अब हम लोग आखिरी हिस्से में कर ले। इस वक्त की राजनीति तो अमित शाह चला रहे हैं। नो, अमित शाह, हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की थी देश की राजनीति के लिए क्यों आवश्यक है। अच्छा, सिर्फ राजनीति नहीं, देश नीति मैं कहूंगा, बिल्कुल। राष्ट्र नीति की अगर बात करें, देश को जिन सुधारों की आवश्यकता थी, जिन कानूनों में परिवर्तन आवश्यक था, वो सिर्फ अमित शाह ही कर सकते थे मौजूदा परिस्थिति में, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए राजनीति भी पूरी इर्द गिर्द उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। नहीं, और देखिए 370 पर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कमान अमित शाह को सौंप दी थी, इस बार भी पूरी कमान अमित शाह को सौंपी गई थी। और मैनेजमेंट जरा देखिए, एक तो कितनी तैयारी के साथ अमित शाह आते हैं, वो काम दूसरे लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और चूंकि 370 तो सीधे सीधे गृह मंत्री से जुड़ा मसला था, इस बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के तौर पर किरेन रिजिजू थे, लेकिन फिर भी लगातार जो पूरा ड्राइविंग सीट पर थे वो अमित शाह थे, पूरी तैयारी के साथ थे, एक एक क्लॉज पर, एक एक सेक्शन पर बात कर रहे थे। और जो सबसे बड़ी बात थी, अच्छा जवाब वो अखिलेश को भी गजब दे दिया योगी वाले मसले पर। हाँ, योगी वाले मसले पे वो कि मतलब वो अगली बार भी रहेंगे, कुल मिला के तीसरी बार भी रहेंगे। अखिलेश को भी क्या कहें, यही ऑफ ट्रैक हो जाना, नासमझी हो जाना होता है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अमित शाह वहां कहेंगे कि नहीं नहीं हम हटा देंगे? मतलब ये उम्मीद आपने और पुख्ता कर दिया। नहीं, ये क्या चाह रहे थे अखिलेश यादव, जैसे उन्होंने अपने पिताजी का हाथ रोक दिया था, माइक छीन लिया था, ये कोई पारिवारिक ड्रामा चल रहा था? ये संघ परिवार है, यादव परिवार नहीं है। और इस चीज को समझना पड़ेगा, जब गृह मंत्री के तौर पर और देश के नेता के तौर पर, पार्टी के नेता के तौर पर, एक बात मान लीजिए, पार्टी अध्यक्ष होंगे जगत प्रकाश नड्डा, लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद संगठन सरकार में अगर कोई संचालित कर रहा है चीजें तो वो अमित शाह है, इसमें कोई दुरा नहीं होना चाहिए। मैं और एक चीज याद दिलाऊं, क्योंकि मुझे वो याद है, अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने प्रवासी कार्यक्रम तय किया था और बंगाल के एक कार्यकर्ता के घर में भोजन किया, वहां वो रुके और उस दौरान वो कहीं न कहीं या तो मतलब सरकारी अतिथि गृह में रुकते थे या किसी कार्यकर्ता के यहाँ रुकते थे। ये भी सब सोचना पड़ेगा कि अमित शाह ने इस पार्टी को कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, अमित शाह के रहते हुए कैसे इतने राज्यों में सरकारें आ गई। और देखिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो बड़ी कहानी थी 2014 में, 2014 की थी, मैं हर्षवर्धन लगातार रहा हूं साथ में, आपको याद होगा मैं लगातार उस समय भारतीय जनता पार्टी कवर करता था और साथ में लगातार रहा हूं। कार्यकर्ताओं के घर घर रुक कर जिस तरीके से टिकटों के फैसले लिए गए थे, जिस तरीके से आरएलडी के साथ में संबंध तोड़ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करना, खैर सुपड़ा तो पूरे प्रदेश में ही साफ किया था, वो अपने आप में चमत्कारिक विजय थी और उस चमत्कार को लगातार उन्होंने कायम रखा। और उसके बाद कितने चमत्कार हुए, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन गई। आपको सुन के लगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बन गई है और बिना किसी संदेह के योगी आदित्यनाथ की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो भी सुनना चाहिए। उनसे भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व से मेरे संबंध इतने खराब होते तो मैं इस कुर्सी पर होता। अच्छा, ये तो सच है, अगर किसी भी पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व तय कर ले तो राज्य का नेता और कैडर वाली पार्टी में तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। कल्याण सिंह जैसा नेता वो जब केंद्र से भिड़ा तो फिर उसके बाद क्या स्थिति हुई, उमा भारती बड़ा उदाहरण है। लेकिन क्या कोई अपने सेट को, हाँ कल को लगेगा, कल को योगी आदित्यनाथ की कोई और उपयोगिता लगेगी तो निश्चित तौर पर कोई और उपयोगिता की जाएगी। और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे ये कहा गया है, मेरे जिम्मे ये काम है कि मुझे ये करना है, वो काम मैं करने के लिए आया हूं। तो ये वक्त के बहाने कई चीजें जो है, कई तरह की चर्चाएं आ गई, कई तरह की चर्चाएं आ गई। और उत्तर प्रदेश को लेकर मुझे लगता है कि जो तमाम सवाल उठ रहे थे, जो कि शाह वर्सेज योगी कर दिया जाता था, तो उस पर भी अमित शाह का जब इस तरीके से बात आ जाती है। लेकिन अगर कुछ चल भी रहा होगा तो भाई ये शाह और मोदी पता नहीं चलने देंगे, ये भी एक बात समझना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से वहां पर शासन प्रशासन चला रहे हैं और जो उनकी अपनी आज की तारीख में स्थिति है, उसमें अभी कम से कम इस तरीके का कुछ, अब कोई बड़ा फैसला हो जो आप कह रहे हैं तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा और यहीं पर हमें लगता है कि निकलेंगे भी हम लोग, क्योंकि अमित शाह ने जो एक बात कही ना, जब कहा गया कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, तो अमित शाह ने कहा था कानून तो संसद का है, भारत सरकार का कानून है, मानना पड़ेगा, बंधनकारी है, बंधनकारी है। और देखिए संसद का कानून नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे आप, ये आप समझ लीजिए। तो इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम लोग चूंकि अब इसकी बात कर रहे हैं तो एक और बात करें जिससे भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है वो समझ में आ जाए। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा मैं इस दौड़ में नहीं हूं। के अन्नामलाई वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तमिलनाडु में बिना किसी संदेह के, जो उनकी एन मन एन मक्कल यात्रा थी, मेरी भूमि मेरे लोग, वो कमाल की यात्रा थी। उसने करंट पैदा किया, उसने भारतीय जनता पार्टी को पूरे तमिलनाडु की पार्टी बना दिया। अन्नामलाई ने एआईडीएमके के साथ गठजोड़ तोड़ दिया। अब एआईडीएमके के साथ गठजोड़ होना है, सब कुछ होना है, तो अन्नामलाई ने खुद कहा पार्टी तय करेगी रणनीति। मैं ये इसलिए बता रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। लग भले जाए किसी समय के लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अन्नामलाई को उन्होंने हटाया, नया नेता लाएंगे, हो सकता है अन्नामलाई को केंद्र में केंद्रीय टीम में ले आए या केंद्र सरकार में ले आए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनकी रणनीति अभी जो है वो तमिलनाडु की जीतने की है। और फिर मैं कह रहा हूं, अमित शाह जैसा संगठनकर्ता, अमित शाह जैसा रणनीति बनाने वाला, नरेंद्र मोदी जैसा नेता नहीं है तो अमित शाह जैसा एग्जीक्यूटर भी नहीं है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी। बिल्कुल। के अन्नामलाई किसने तैयार किया? अमित शाह ने। के अन्नामलाई के नाम पर, उनकी इच्छा पर इतना बड़ा रिस्क किसने लिया? अमित शाह ने। मनवाया पार्टी नेतृत्व को, पूरी पार्टी को, क्योंकि आप याद करिए कि तमिलनाडु का जो पुराना प्रदेश नेतृत्व था वो एआईडीएमके के साथ में गठबंधन चाहता था। अच्छा, सीटें बढ़ी हुई होती है भी, मैं आपको बता दूं, जो अगर आप देखेंगे, लेकिन डबल डिजिट में के अन्नामलाई की यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया। अच्छा, ये समझिए कि जो एआईडीएमके के प्रमुख इस समय हैं वो भी कोडर समुदाय से आते हैं, ये भी मजबूत कोडर ओबीसी से आते हैं, तो ये टकराव ना हो इसलिए के अन्नामलाई को अब केंद्र में लाकर एआईडीएमके के साथ में अगर बीजेपी वहां पर जा रही है, और जिस तरीके से डीएमके के नेता स्टालिन और उनके पार्टी के लोग आए बाएं साएं, कभी हिंदी कभी सनातन जब बातें कर रहे हैं, तो उनको भी ये होता दिखाई पड़ रहा है और उनकी ये बेचैनी आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली। और बात जो हर्षवर्धन कह रहे हैं कि सरकार और संगठन कैसे भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से अमित शाह के हाथ में कमान देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आश्वस्त होते हैं, इन सब घटनाक्रम से समझना चाहिए, क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर कर उसको अमली जामा पहनाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि एकदम दुरुस्त बात है। और इसमें बस एक चर्चा जोड़ देते हैं हम लोग, तो उसकी बड़ी जरूरत है। छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, लेकिन लगातार सुर्खियों में है, लगातार चर्चा में है। अभी ढेर सारे नाम पुष्कर सिंह धामी ने बदल दिए। अब उस पर दो तरह के विचार हैं। एक तो विचार ये है कि भाई ठीक है, जो इस तरह के कोई आक्रांता है उसके नाम पर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरा एक चीज और लोग कह रहे हैं कि स्थानीय नामों को प्रधानता दी जानी चाहिए। अब उत्तराखंड का मॉडल यूसीसी वाला, उत्तराखंड का मॉडल नाम बदलने वाला, उत्तराखंड का मॉडल मजार जो बनी थी जिसमें कोई थे ही नहीं, स्केलेटन भी नहीं था, वो हटाने वाला, ये देश के दूसरे राज्यों में भी जाता है। और मुझे लगता है कि भारत की राजनीति किस तरफ जा रही है, भारत का मानस किस तरह से बदला हुआ है, वो इन सरकारों के निर्णयों से भी देखा जा सकता है। हाँ, देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। मद्रास को आपने चेन्नई किया ना, बम्बई को मुंबई किया ना आपने, तिरुवनंतपुरम जो है त्रिवेंद्रम होता था, किया ना आपने। तो जो आपने किया वो ठीक है। और आज की तारीख में अगर लोग अपने पुराने अतीत से जुड़ना चाहते हैं और ये पहचान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई चीज़ निरूपित की गई है, कोई चीज़ थोपी गई है, तो उसको अगर हटाते हैं तो उसमें क्या नहीं बात है, अगर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा पुष्कर सिंह धामी ने नाम तो बदलें, थोड़ा काम और थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। उत्तराखंड में उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक बात नहीं, वो तो सबसे जरूरी है, उसके बिना तो कुछ हो नहीं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ बनने की जो कोशिश है ना तमाम मुख्यमंत्रियों में, तो लेकिन योगी आदित्यनाथ बनता नहीं है। जैसे मैं मानता हूं कि मोदी और अमित शाह अगर बने हैं अपनी तरीके से, तो योगी आदित्यनाथ की अपनी एक लेगेसी है, और योगी आदित्यनाथ भी कोई छोटी चीज नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने साबित करके दिखाया है। आप इतने बड़े बड़े आयोजन और वो कमाल के हुए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को ठीक किया है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के राज में जो डेवलपमेंट का भी एजेंडा है वो तेजी से बढ़ रहा है। और योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो जो इंप्लीमेंटेशन है केंद्र सरकार की नीतियों का, वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे शानदार है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कहता हूं कि किसी को किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस अपनी एक अलग लेगेसी लेकर चल रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मोहन यादव हो गए, पुष्कर सिंह धामी हो गए, भजन लाल हो गए, ये जो तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं तो कोई बन नहीं सकते। आपके क्षेत्र की, आपके प्रदेश की जरूरतें अलग हैं, उन जरूरतें के अनुरूप आप वहां की जनता से जुड़ें, अपने मतलब जो चीजें हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसे मोदी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी को भी ऐसा नहीं है, अगर यूसीसी मॉडल था तो वो लागू कर दिया, और ये सामान्य बात नहीं थी। और मालूम किसने लागू किया उसको? ठीक बात है, वो अमित शाह का पूरा, अमित शाह का प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर अमित शाह भरोसा कर रहे हैं कि उसी राज्य में लागू होगा, और मजारों को हटाने का जो अभियान था वो बहुत बड़ा था, उसकी बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन वो बड़े सलीके से किया गया। तो मुझे लगता है कई ऐसी चीजें हैं, और ठीक है, इसी तरह से राजनीति चलती है, इसी तरह से नेता तैयार होते आपस में सीख के तैयार होंगे। लेकिन कुल मिलाकर वक्फ का जो ये पारित होना संशोधन अधिनियम का दोनों ही सदनों में, इसकी जो बहस है वो भी आप लोगों को अवसर मिले तो थोड़ा थोड़ा इसे देखिए।
आपको इससे समझ में आया आपको कौन कितना भारी है, कौन बिल्कुल, कितना बिल्कुल। हल्का है और किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जाता रहा है। और तो आप फिर लोग कह रहे देखिए, हैं वक्फ की जमीन कब्जा, वक्फ के बहाने भारत की जमीन इस्लामिक कट्टरपंथी या उससे जुड़े लोगों द्वारा कब्जा करने का ये धंधा बंद हो गया। न वक्फ बाय यूजर रहा, न अब आप किसी को भी कह दें कि ये हो गया, क्लेम कर दिया, वो नहीं होगा। आप जो कलेक्टर है वो सर्वे करेगा, पहले वक्फ ट्रिब्यूनल ही, वक्फ के लोग ही सर्वे करते थे। तो इस सरकार ने बहुत कुछ किया। और एक और स्पष्टता जरूरी है, जो बार बार कहा जा रहा है कि अरे रेट्रोस्पेक्टिव हुआ तब क्या फायदा। रेट्रोस्पेक्टिव बिल्कुल है, लेकिन उन्हीं के लिए जिनकी रजिस्ट्री है सिर्फ 39% जमीनों की रजिस्ट्री है, यानी 61% किसी विवाद में है, किसी किसी लिटिगेशन में फंसे हुए, लिटिगेशन में किसी फंसे हुए। एनजीओ, किसी एएसआई। और चूंकि एएसआई संस्था आदिवासी की जमीन, उस सब पर वक्फ का कब्जा नहीं होगा। तो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसको ठीक से लागू किया जाएगा और इस देश के मुसलमानों को अदर पर्सन की तरह नहीं देखा जाएगा, उनको भी जैसे देश के दूसरे नागरिक हैं उनकी तरह देखा जाएगा। और एक जो संविधान में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, उस तरह से ही कानून बनेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख या और कुछ इसके आधार पर नहीं बनेंगे। बस अब यहीं पर मुझे लगता है कि इस नोट पर हम लोग आपसे विदा लेते हैं। बहुत अगले बहुत एपिसोड धन्यवाद। में नमस्कार।